हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में। इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस हम दे चुके हैं, जिसमें हमने बात किया कि जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली, टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स की बात की, सॉलिड्स क्या होते हैं, ये सब हम बात कर चुके थे। आज बच्चों हम बात किसकी करेंगे? क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में और यूनिट सेल के टाइप्स की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो आप देखिए, आज बच्चों हमारा एक्चुअल जो चैप्टर है वो आज से स्टार्ट होता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है क्रिस्टल लैटिस। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। देखिए बच्चों, इसको समझने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो में ध्यान होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। किसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब हम आपसे ये बात करते हैं, अगर आपकी जो पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स का मतलब एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। उनका रेगुलर एक अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट करते हैं, तो पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो पूरा क्रिस्टल बन जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इसको एक तरह से और समझा सकते हैं, कई एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। हमने आपको कुछ बॉल्स दे दी, ठीक है। हमने आपको बोला कि एक रूम है, इसमें आप इसका रेगुलर अरेंजमेंट कीजिए, रैंडम अरेंजमेंट नहीं करना, आपको रेगुलर अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक पहले बॉल्स को कैसे अरेंज करोगे? एक के पीछे एक एक, इस तरह से आप एक पूरी एक लाइन बनाओगे, 1 डायमेंशनल बना लिया आपने। फिर क्या करोगे? सेकंड रो बनाओगे। सेकंड रो बनाने के लिए क्या करोगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, एक बॉल के नीचे या तो दूसरी बॉल रखोगे, या फिर क्या करोगे? 2 बॉल्स के गैप में आप क्या करोगे? बॉल रखोगे तीसरी। सेकंड रो बना ली। इसी तरह से आप फर्स्ट रो, थर्ड रो बनाओगे, फोर्थ रो बनाओगे, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो ये क्या हुई? पूरी पूरी एक लेयर हो गई। क्लियर? अब हम ये कहते हैं कि इस लेयर के ऊपर ये क्या हुआ? 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ। इसके ऊपर इसी तरह से एक दूसरी लेयर बनाएंगे, उसका भी अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। ये हम पैकिंग में आपको बताएंगे, पैकिंग फ्रैक्शंस में, पैकिंग चीजों पैकिंग पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट में, तब हम आपको पूरा इसको समझाएंगे। इसका मतलब हमने क्या किया? 3 डायमेंशनली वो जो बॉल्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट किया और पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। तो उसको हमने क्या बोल दिया? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर ये बात? बात समझ आ गई? जैसे देखिए, हम एक एग्जांपल ले लें इसी तरह से। मान लीजिए इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए। ये मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से बना दिया अपन ने। ठीक है, नीचे सेकंड लेयर मान लीजिए हमने इसके क्या किया? 2 के बीच में एक रख दिया, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? एक रेगुलर अरेंजमेंट है बच्चों। रेगुलर अरेंजमेंट आ रहा है ये? तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? तो हमें इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे बच्चों, तो डेफिनेशन क्या होगी? लिख लो डेफिनेशन आप। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3 dimensional is known as the crystal lattice। क्लियर ये बात? सबके समझ में आ गई? नोट डाउन कर लो डेफिनेशन, आगे बात करेंगे जिससे अपन। क्लियर? सबके समझ आ गए? क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या हुआ? हमने जो भी पार्टिकल्स ले रखे हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है बिल्कुल। तो वो जो आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? करें आगे? चलिए,
रब कर दें इसको तो अपन, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, कर देना रब, ये लीजिए। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, यूनिट सेल। यूनिट सेल, देखिए अब यूनिट सेल को समझने की कोशिश करें। इसको समझने के लिए हम क्या बात करते हैं, हमने बात की, मान लीजिए हमारा मकान बना हुआ है, किससे बना है, ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। आपने क्या किया, पूरा जो मकान बनता है वो कैसे बना, एक ब्रिक लगी, उसके साइड में दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, फिर ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक है, इसके साइड में है, इसके नीचे है और इसके ऊपर है। तो एक ब्रिक्स का रेगुलर अरेंजमेंट हमने किया है, तो पूरा हमारा हाउस बन के तैयार हो गया। अगर हम ये कहें पूरा हमारा जो घर है, पूरा जो हाउस है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ब्रिक्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए हाउस। क्लियर, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, पूरा जो क्रिस्टल है, इसकी रिपीटिंग यूनिट्स है 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल में जो रिपीटिंग यूनिट्स है, एक जो पर्टिकुलर यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिससे कि पूरा की पूरा क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हो रहा है, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इट इज नोन एज अ यूनिट सेल। आगे बात समझ में क्लियर। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, लिख लो, स्मॉलेस्ट smallest three-dimensional unit of crystal lattice which when repeated in different directions to generate entire lattice। ठीक है, क्लियर। यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट है, छोटी एक यूनिट है जो कि क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, कहां पर, हमें आपके किसमें, 3 डायमेंशनल में, और उसके रिपीटेशन से क्या हो रहा है, पूरा की पूरा एक लैटिस जनरेट हो रहा है। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इज नोन एज द यूनिट सेल। देखिए हम ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें आप बना के देखें यूनिट सेल को, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, देखो पॉइंट्स को जोड़ दें अपन, इनको अपन क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, इस तरह से अपन इनको जोड़ देते हैं, बन गई एक यूनिट सेल। ठीक है, हमने क्या किया, यूनिट सेल की डेफिनेशन में क्या बोला कि इसकी रिपीटिंग यूनिट्स है, ये बार बार अपनी रिपीट हो रही है। तो देखिए हम इसको दोबारा बनाएं, अगेन पॉइंट्स को जोड़ें, देखो ये देखिए इस तरह से जोड़ दिया अपन ने, बन गई यूनिट सेल। रिपीट हो रही है ये, अगेन रिपीट होगी ये, दोबारा बना दीजिए। तो ये जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं इनको अपन ने जोड़ दिया है और ये यूनिट सेल बन रही है, और ये बार बार 3 डायमेंशनल में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इस तरह से ये पॉइंट यहाँ आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी यूनिट सेल है। तो इस तरह से पूरी यूनिट सेल बन रही है, और ये यूनिट सेल का रिपीटिंग होने के बाद पूरा की पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाई, अपनी यूनिट सेल। क्लियर, आगे बात बच्चों समझ में, डेफिनेशन नोट डाउन कर लो इसकी, कर ली सबने, कर दे रब इसको। चलिए ये तो हम इसको रब कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं रब। चलिए अब देखिए हम एक बात करते हैं, ये तो हमारी समझ में आ गई कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनमें केवल 7 पॉसिबल आपके स्ट्रक्चर्स ही हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हमारे पास जितने भी हैं, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड एग्जिस्ट इन ओनली
7 पॉसिबल सिस्टम। और ये जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें मैक्सिमम 4 टाइप के ही यूनिट सेल के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 टाइप अरेंजमेंट, यानी कि 7 तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं आपके पास, ठीक है। और हर एक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या हो सकते हैं, 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपके यूनिट सेल के हो सकते हैं। अब वो 4 टाइप के कौन कौन से हो सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। क्लियर? नंबर फर्स्ट आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को तो हटा दे हैं। नंबर 1 आएगा आपका, यहां लिख देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम एक क्यूब ले लेते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं वो एक क्यूब की तरह ले लेते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो जो क्यूब है, वो जो यूनिट सेल है, उसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही अवेलेबल है। हमने क्या किया, इसको एग्जाम्पल समझने के लिए हमने सिंपल अपना ये ले लिया, एक अरेंजमेंट है ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, आपका ये आपका क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। अब हमने कहा प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होगा, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी है, वो कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स का मतलब क्या हुआ, ये कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 इस तरह से। तो उसको अपन ने क्या कहा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बना के देखें कैसे बनेगा, देखो बनाओ बच्चों, देखो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, प्रिमिटिव को कैसे बनेगा। ये अपन एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब हमने कहा इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, सिर्फ कॉर्नर्स पर, तो कॉर्नर पे लगा दें, यहाँ लीजिए। क्लियर? आगे बात समझ में सबको? ठीक है, नेक्स्ट करें नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो अवेलेबल है ही है, उसके अलावा कहाँ है, फेस पर भी है। जैसे ये आपका है क्यूब, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर्स पर तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा कहाँ है, फेस पर है। फेस कितने होते हैं, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह के फेसेस पर भी है। ये फेस हुआ है, ठीक है। तो फेस पर भी अवेलेबल है। इसको समझने के लिए अगर आप और ये क्यूब ले सकते हैं, या आपका कोई रूम है बिल्कुल स्क्वायर, उससे भी आप इसको समझ सकते हैं इजीली। आ रहा है बच्चों समझ में? ये फेस सेंटर्ड का मतलब समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स पर तो है ही है, यानी कि इस तरह से तो है ही, इसके अलावा और कहाँ है, फेस पर है, फेस के बिल्कुल सेंटर में। ये पूरा एक फेस हुआ, वो 2 फेस 3 फेस 4 5 एंड 6 फेस हो गए। कहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 4 5 और एक ये 6, ठीक है। बनाएंगे कैसे, देखो बच्चों इसको बहुत ईजी है बनाना, वही हम क्यूब बना लें, ठीक है। फेस सेंटर्ड का ठीक है, कहाँ कहाँ बताया हमने आपको, कॉर्नर्स पर तो अवेलेबल है ही है, 5 6 7 एंड 8, इसके अलावा कहाँ है बच्चों, फेस पर। एक फेस ये हुआ, एक ये हुआ, 2 3 4, एक ऊपर वाला फेस, हम इसको कैसे बताएंगे, एक ऊपर वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, तो कैसे दिखाएंगे हम इसको यहीं लिख देते हैं इस तरह। आगे बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखिए एंड सेंटर्ड। नंबर 3 आ जाता है एंड। देखिए एंड सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या आता है, फेस सेंटर्ड में तो हमने क्या बोला कि आपके ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर्स पर अवेलेबल हैं और फेस के सेंटर पे है।
एंड सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स पर अवेलेबल है और एनी टू अपोजिट फेजेस पर, सब पर नहीं है, कोई भी दो अपोजिट फेजेस। तो ये तो बहुत इजी है लर्न करना, कोई भी दो फेज ले लें, ये वाली दो अपोजिट फेज ले लें या फिर ये वाली ले लें, कोई भी ले लो, तो दो अपोजिट कोई भी फेजेस हो सकती है। बात समझ आ गई? फेज सेंटर में तो हर एक फेज के सेंटर पे था, जबकि एंड सेंटर में कहाँ है, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ है, कोई भी टू अपोजिट फेज, एक ये फेज लेंगे तो अपोजिट दूसरी फेज ये वाली लेंगे, तो ये दोनों पे, या अगर ये फेज लिया आपने तो दूसरी अपोजिट फेज कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ये लिए तो कौन सी अपोजिट फेज आएगी, ये वाली आएगी, तो कोई भी दो अपोजिट फेजेस पर। क्लियर? बनाओगे कैसे इसको, देखिए बहुत इजी है। अगर मैं इसी में बनाना चाहूँ तो कैसे बनाओगे, फेस सेंटर्ड बना रहा है अपन को तो कैसे बनाओगे, चलो इसमें बना लो, या आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें तो हम अलग से बना देते हैं। देखो ये तो क्यूब हो गया आपका, ठीक है। अब हमने क्या कहा, कॉर्नर्स पर तो उसी तरह से हैं, ये तो कॉर्नर्स पर हो गए। अब कोई भी दो अपोजिट फेज ले लो, चाहे तो दोनों ये ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, या ये वाली आगे पीछे की ले लो। हम मान लीजिए ये ले लेते हैं। ये कौन सा हुआ अब आपका, एंड सेंटर्ड, सिंपल सा है। एक और ले ले लास्ट और आता है आपका बॉडी सेंटर्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फोर्थ, बॉडी सेंटर्ड। देखिए बच्चों, बॉडी सेंटर्ड में भी बहुत सिंपल सा है। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर्स पर तो अवेलेबल है ही है, कॉर्नर्स के साथ साथ क्या है, बिल्कुल बॉडी के बीच में, न तो फेस है ना कॉर्नर है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। यानी कि पूरा जो रूम है आपका, अगर वो स्क्वायर है, बिल्कुल आपका क्या है, क्यूब है, तो क्या होगा, बिल्कुल बीच में, रूम के बिल्कुल सेंटर पे। तो वो क्या हुआ, बॉडी, जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, बॉडी सेंटर, पूरा बॉडी हो गई यूनिट तो, और उसके बिल्कुल सेंटर पे, और कॉर्नर्स पर तो अवेलेबल है ही। तो कैसे बनाओगे बच्चों इसको भी आप, सिंपल सा है बनाने का तरीका। बॉडी सेंटर को मैं यहाँ बना दूं, देखो एफसीसी तो ये हो गया, बॉडी सेंटर को यहाँ बना देती हूँ, देखो मैं इजीली समझ आएगा। ये तो हो गया आपका क्यूब, ठीक है, और ये कॉर्नर, ठीक है। और बॉडी सेंटर का मतलब बच्चों क्या हुआ, एक बिल्कुल सेंटर पे है यहाँ, ये हो गया कौन सा, बॉडी सेंटर। क्लियर? आज के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, यूनिट सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, कितने टाइप की हो सकती हैं, ये समझ में आ गया आपको। आगे बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो हमने बात की थी, 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उनकी हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगर ये बच्चों समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।